हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास लेवरेज एनालिसिस क्लास नंबर 2। ओके, पहले मैं आपको जरा पिछली क्लास में ले चलूं। पिछली क्लास में जब हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट शुरू किया था तो सबसे पहले हमने वही थ्योरी का नोट लिखा था। सबसे पहले हमने वही डिटेल डिस्कशन किया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। आपको याद होगा हमने फाइनेंस अरेंज करने के और अरेंज करने के बाद फंड्स को यूज करने के बड़े सारे ऑप्शंस और उसके परफेक्ट पैरामीटर्स डिस्कस करे थे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जब मीनिंग डिस्कस हो गया था पिछली क्लास में, तो फिर हमने लिवरेज एनालिसिस का चैप्टर शुरू किया था। लिवरेज एनालिसिस में हमने शुरुआत करी थी पेज नंबर 1.1 के थ्योरी के नोट से। लिवरेज का जनरल मीनिंग डिस्कस हुआ था जिसमें हमने लीवर से डिस्कशन शुरू किया था और उसके बाद उसकी जो टाइप्स हैं उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ था। उसके बाद हम ऑपरेटिंग लिवरेज पर आए थे और इसका जो थ्योरी का नोट था वो पेज नंबर 1.2 पर था। आपको ध्यान होगा मैंने ऑपरेटिंग लिवरेज के आपको दो फार्मूले लिखवा कर दिए थे। एक तो इसका ओरिजिनल फार्मूला, फार्मूला नंबर 1 जो कंसेप्चुअल फार्मूला है। आपको ध्यान होगा मैंने लिखवा कर दिया था परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फिर इसका जो सेकंड फार्मूला अल्टरनेटिव फार्मूला था जो कि था एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीआईटी। और क्लास के लास्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था जो हमारी बुक में पेज नंबर 2.7 पर है। ये सब कुछ हम ऑलरेडी पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो आज की हमारी क्लास है यानी लिवरेज एनालिसिस क्लास नंबर 2, इसमें हमारा आज का ऑब्जेक्टिव क्या है। वो ऑब्जेक्टिव मैंने यहां पहले लिखा हुआ है। मैं शुरुआत करूंगा आज की क्लास की क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 से। ये लिवरेज एनालिसिस के कंसेप्ट पर ही बेस्ड है जो हम लोगों ने पिछली क्लास में थ्योरेटिकली अच्छे खासे लेवल पर डिस्कस कर लिया था। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हो जाए फिर हम लिवरेज के थ्योरी के कंसेप्ट को फिर वापस लेकर आएंगे। मैं आज आपको दो थ्योरी के नोट्स और लिखवा कर दूंगा। पेज नंबर 1.3 पर फाइनेंशियल लिवरेज का थ्योरी का नोट, पेज नंबर 1.4 पर कंबाइंड लिवरेज का थ्योरी का नोट और उसके बाद हम 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 8। मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर की थ्योरी लगभग आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद लिवरेज की जो आने वाली क्लासेस हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। ओके, तो आज की क्लास को शुरू करने का टाइम आ गया है। ये सब आप लोगों ने लिखा तो नहीं, ये तो सिर्फ समझने वाली बात थी, देखने वाली बात थी। अब मैं आपको ले चलता हूं आज के प्रोडक्टिव वर्क पर और मैं शुरुआत कहां से करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आइए। मैं भी स्लाइड बदलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, आपके स्टडी मटेरियल में जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है उसमें भी ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। ओके, a company produces and sells 10,000 shirts. Selling price per unit is rupees 500. The question says variable cost rupees 200 per unit and fixed cost rupees 25 lakhs. वो चाहते हैं कि पहले तो आप ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करें और दूसरी एक और रिक्वायरमेंट है, इफ सेल्स आर अप बाय 10% देन कंप्यूट इंपैक्ट ऑन ईबीआईटी। ठीक है, क्वेश्चन ने पहले तो आपसे कहा कि आप ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करें, दूसरा काम आप ये करें कि आप ये बताएं कि अगर कंपनी की सेल यहां से 10% इंक्रीज हो जाती है तो बताइए तब ईबीआईटी की पोजीशन क्या होगी। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन तो छोटा सा ही लग रहा है। अच्छा, आप जानते हो कि ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करने के दो फार्मूले होते हैं। पहला वाला फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। वेल, कंसेप्चुअल फार्मूला तो यही है, लेकिन इस फार्मूले में प्रॉब्लम यह है कि आपको चेंज की कैलकुलेशन करके बतानी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, एक प्रोपोज या फिर न्यू सिचुएशन है और दोनों सिचुएशंस में चेंज कितना हो रहा है परसेंटेज में।
तो जब तक आप ये चेंज की इंफॉर्मेशन एग्जिबिट नहीं करोगे, तब तक तो आप ऑपरेटिंग लीवरेज इस फार्मूले से कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। लेकिन ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करने का जो अल्टरनेटिव फार्मूला है, अल्टरनेटिव फार्मूला भी पहले फार्मूले का डेरिवेशन ही होता है। ये आपको मैंने पिछली क्लास में बताया ही था। अच्छा, अल्टरनेटिव फार्मूला ये कहता है कि हमको सिर्फ एग्जिस्टिंग सिचुएशन की डिटेल चाहिए। आप हमको नई सिचुएशन या प्रोपोज सिचुएशन के बारे में बिल्कुल ना बताएं, खाली एग्जिस्टिंग सिचुएशन को बेस बनाकर ही हम ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए अल्टरनेटिव फार्मूला बड़े काम का फार्मूला होता है जी। अच्छा, आइए जी शुरू करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। तो एक काम करते हैं, पहले हम इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे तो लिवरेजेस की कैलकुलेशन और उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए काफी आसान हो जाएगी। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो कॉलम्स सिर्फ दो ही आपको बनाने हैं, एक पर्टिकुलर्स और दूसरा अमाउंट। ओके, सबसे पहले आप ये बताएं कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन में आपकी सेल्स कितनी है। प्रोपोज सिचुएशन गया भाड़ में, प्रोपोज सिचुएशन से हमको कोई लेना देना नहीं। फॉर द टाइम बिंग आप हमको बताइए कि आपकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है। वो ये कहते हैं कि हम 10,000 शर्ट्स बेचते हैं और एक एक शर्ट का सेलिंग प्राइस है 500 रुपए। इस हिसाब से सोचें तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में कंपनी की सेल्स का अमाउंट कितना हो गया। 10,000 शर्ट 500 रुपए के हिसाब से आप कहेंगे कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन में कंपनी की सेल्स हो गई 50 लाख रुपए। वेरी गुड। इसमें से आप सबसे पहले क्या माइनस करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स वेरिएबल कॉस्ट। तो भैया जो 10,000 शर्ट्स आपने बेची है, एक एक शर्ट का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपको गिवन है ₹200। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट आप रिकॉर्ड करना चाहेंगे ₹20 लैक्स। चलिए 50 लैक्स में से 20 लैक्स माइनस करें, यानी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें। डिफरेंस आपको क्या पता चल गया? 30 लैक्स। ओके, बताइए सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बारे में पिछली क्लास में हम लोगों ने अच्छा खासा डिस्कशन किया हुआ है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करने के बाद जो आपको माइनस करना है फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसे आप कहेंगे ईबीआईटी। वैसे फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है? दैट इज ₹25 लैक्स। वेरी गुड, 25 लैक्स आपने डिडक्ट किया। लीजिए डिफरेंस आ गया ₹5 लैक्स। बेसिकली ये जो 5 लाख आया है, ज्यादा टेक्निकली सोचे तो इसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग का मतलब क्या हुआ? अरे भाई, बिजनेस की जो मेन एक्टिविटीज हैं उनसे आप कितना प्रॉफिट कमाते हैं। बिजनेस की जो मेन एक्टिविटीज हैं, भाई बिजनेस की जो मेन एक्टिविटी का मतलब भाई आप सेल्स करते हो, आपके वेरिएबल कॉस्ट नाम के एक्सपेंसेस होते हैं, आपके फिक्स कॉस्ट नाम के एक्सपेंसेस होते हैं। इसका मतलब सारा का सारा बिजनेस जिन मेन एक्टिविटीज पर कंसंट्रेटेड है, वहां से कितनी इनकम जनरेट होती है और वहां से कितना हम प्रॉफिट कमाते हैं। हाँ, एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे हाथ आ जाए तो उसके बाद और बड़े सारे एक्सपेंसेस हैं जो माइनस होते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसेस बिजनेस ओरिएंटेड एक्सपेंसेस नहीं होते। जैसे हो सकता है कि आपने बैंक लोन ले रखा, उस पर आप इंटरेस्ट देते हो, ठीक है, लोन पर आप इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन ये बिजनेस नहीं है। लोन लेना आपका बिजनेस नहीं है। डिबेंचर्स पर आप इंटरेस्ट देते हैं, डिबेंचर्स इश्यू करना आपका बिजनेस नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड देते हो, प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना आपका बिजनेस नहीं है। आपके बिजनेस है आपके कस्टमर, आपका बिजनेस है आपके सप्लायर, आपका बिजनेस है आपके वर्कर, आपका बिजनेस है जो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो। जो आपकी बिजनेस की मेन एक्टिविटीज है, वहां से कितनी सेल होती है, वहां से कितना कंट्रीब्यूशन होता है और वहां से कितना प्रॉफिट होता है।
अच्छा, इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद अब क्वेश्चन का पहला पार्ट कहता है कि आप ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करें। ओरिजिनल फार्मूला तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि ओरिजिनल फार्मूले को एग्जिस्टिंग सिचुएशन चाहिए, प्रोपोज सिचुएशन चाहिए और दोनों का डिफरेंस चाहिए। वो चूंकि कॉलम हमने बनाए नहीं, तो हम अल्टरनेटिव फार्मूले की मदद मांगेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे DOL। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि DOL का मतलब होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। ओके, सो दिस इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग EBIT। परफेक्ट। तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में तो कंट्रीब्यूशन आप पहले से बता चुके हैं, दैट इज ₹30 lakhs। और एग्जिस्टिंग सिचुएशन में तो EBIT आप बता चुके हैं, दैट इज ₹5 lakhs। मेरे प्यारे बच्चों, आपने 30 लाख को 5 लाख से डिवाइड करा। अब आपकी मर्जी, या तो आप इसको लिख लो 6, या फिर आप इसको लिख लो 6:1, या फिर आप इसको लिख लो 6 टाइम्स, जैसा भी आपको ठीक लगे। हमारे यहां लिवरेज का आंसर लिखने का कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है। हर स्टूडेंट अपनी मर्जी के हिसाब से आंसर लिखता है। कोई इसको लिखता है 6, कोई लिखेगा 6:1, कोई इसको लिखेगा 6 टाइम्स। पूरी तरीके से चॉइस आपकी है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आपने मुझे यह बताया कि ऑपरेटिंग लीवरेज आ गया 6। वेरी गुड। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ ले आता हूं। क्या है क्वेश्चन का बी पार्ट? ऑपरेटिंग लीवरेज तो कैलकुलेट हो गया। अब वो कहते हैं इफ सेल्स आर अप बाय 10% देन कंप्यूट इंपैक्ट ऑन EBIT। अगर एग्जिस्टिंग सिचुएशन के कंपैरिजन में सेल्स 10% बढ़ जाती है, तो बताइए ऐसी सिचुएशन में EBIT पर इसका क्या असर पड़ेगा। अब मैं क्या देख रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो है मेरे को ओरिजिनल फार्मूले पे ले जा रहा है। ओरिजिनल फार्मूला क्या है कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन के कंपैरिजन में फ्यूचर में कितना चेंज होता है। ये जो अल्टरनेटिव फार्मूला है ये तो पूरी तरीके से एग्जिस्टिंग सिचुएशन पर बेस्ड है। अब हम क्या करें, अब हम बड़ी समझदारी से काम लेंगे। अब हम बड़ी समझदारी से काम लेंगे। आप कुछ ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू percentage change in EBIT divided by percentage change in sales। भाई इसका जो ओरिजिनल फार्मूला है और जो अल्टरनेटिव फार्मूला है, दोनों का मतलब तो एक ही होता है। अब देखिए हम किस चालाकी से काम करेंगे। हमने ऑलरेडी पता कर रखा है कि कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज है 6। हम उस 6 का जो रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में आया है, हम उसके ओरिजिनल फार्मूले पर उसको अप्लाई कर देते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे देखिएगा। मैं जिस तरीके से आंसर लिख रहा हूं, आप इसकी लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करिएगा। DOL ऑफ 6 एज कंप्यूटेड अबव, जैसा कि हम ऑलरेडी इसको ए पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं। DOL ऑफ 6 एज कंप्यूटेड अबव implies that 1% change in sales, 1% change in sales will produce 6% change in EBIT। ऑब्वियसली इसका ये कंक्लूजन बड़े आराम से सेटल किया जा सकता है। अच्छा, अब मैं क्या देखता हूं कि क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्स तो 10% बढ़ रहा है।
इंक्रीज हो रहा है। अकॉर्डिंगली अगर मैं इस रिलेशनशिप को यूज करता हूं, हेंस इफ सेल्स increases by 10%, तो ईबीआईटी का जो इंक्रीज है वो उसका 6 टाइम्स हो जाएगा। ईबीआईटी विल गेट इंक्रीज्ड, ईबीआईटी विल गेट इंक्रीज्ड बाय 60%। अगर यहां से कंपनी की सेल 10% बढ़ जाती है तो मेरे प्यारे बच्चों कंपनी का जो ईबीआईटी है वो 60% बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग लीवरेज के जो कंसेप्ट हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज का जो लॉजिक है उसका यही मतलब है। तो आप देख रहे हैं कि हमने कितनी चालाकी से काम किया। हमने ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट किया अल्टरनेटिव फार्मूले के हिसाब से और हमने उसको अप्लाई कर दिया उसके ओरिजिनल फार्मूले पर। तो जो क्वेश्चन चाहता था हमने बड़े आराम से बता दिया। अब मान लीजिए, हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर यहां कंप्लीट हो चुका है। मान लीजिए क्वेश्चन आपको यह कहे कि जो स्टेटमेंट आपने अभी दी है, जो आंसर आपने अभी दिया है, आप अपने आंसर को वेरीफाई करो। क्वेश्चन ने वेरिफिकेशन नहीं पूछा है, और अगर क्वेश्चन नहीं पूछता तो मुझे आंसर में लिखना भी नहीं चाहिए। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि जो हमसे ना भी पूछा जाए हम उसका भी आंसर दें। लेकिन नॉलेज से, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैं कुछ अपनी तरफ से आपको लिखवा कर देता हूं। और वो क्या है? ये जो आंसर हमने दिया है, हम इस आंसर का वेरिफिकेशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं ये अगली स्लाइड पर आ गया। बच्चों वेरिफिकेशन का प्रोसीजर बहुत सिंपल है, लेकिन कम से कम हम इस बात को लेकर कंफर्म्ड हो जाते हैं कि जो आंसर हमने दिया है वो आंसर अपने आप में सही है। देखिए आप सिचुएशन कैसे हैंडल करेंगे। आपकी अभी जो सेल्स है, जो आपकी एग्जिस्टिंग सेल्स है, क्या वो 50 लाख रुपए है? द आंसर इज यस। अच्छा, अगर मैं इसको 10% इंक्रीज कर देता हूं, यही तो सवाल है ना, कि सेल्स को 10% इंक्रीज अगर कर दिया जाए तो ईबीआईटी पर उसका असर क्या पड़ेगा। तो अगर सेल अभी 50 लाख रुपए है, अगर मैं उसको 10% इंक्रीज कर देता हूं तो नई सिचुएशन में सेल कितनी हो जाएगी? 55 लैक्स। वेरी गुड। इसमें से अगर हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, देखिए जो पुरानी सिचुएशन है उसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, मैं आपको जरा इनकम स्टेटमेंट में ले आता हूं। वेरिएबल कॉस्ट आपकी है 20 लाख रुपए। ओके, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट होती है। अगर सेल 10% इंक्रीज हो रही है तो वेरिएबल कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली 10% इंक्रीज हो जाना चाहिए। यही वेरिएबल कॉस्ट की नेचर होती है। तो ऐसी सिचुएशन में वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट हो जाएगा ₹22 लैक्स। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद फिर आ जाता है कंट्रीब्यूशन। तो नई सिचुएशन में जो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा ₹30 लैक्स। एकदम परफेक्ट। अच्छा, कंट्रीब्यूशन के बाद फिर आपको माइनस करना है बिजनेस रिलेटेड फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड कॉस्ट होती है भाई। अगर आपकी सेल 10% बढ़ भी रही है तो फिक्स कॉस्ट पर उसका असर क्यों पड़ेगा भला? फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट होती है। अगर वो पहले 25 लाख रुपए थी तो मेरे प्यारे बच्चों फिक्स कॉस्ट अब भी 25 लाख रुपए ही रहेगी। इट शुड रिमेन अनचेंज्ड। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप ईबीआईटी कैलकुलेट करोगे नई सिचुएशन में, तो क्या वो 8 लाख रुपए आ जाएगा? ओके, तो ये है ईबीआईटी इन न्यू सिचुएशन। अच्छा, जो एग्जिस्टिंग ईबीआईटी है, जो कि आप पुरानी इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे, वो तो है 5 लाख रुपए। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं एग्जिस्टिंग ईबीआईटी, दैट इज ₹5 लैक्स, तो डिफरेंस हमारे पास आ गया 3 लाख रुपए।
तो 3 लाख रुपए को मैं क्या कह सकता हूं? ये EBIT है जो मेरा इंक्रीज हो गया। वेरी गुड, दिस इज इंक्रीज इन EBIT। अब अगर मैं ये जानना चाहूं कि EBIT कितने परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीज इन EBIT, तो इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि पुराना EBIT तो 5 लाख है, उस पर बढ़ गया 3 लाख रुपए, सो दिस इज 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लैक्स, और परसेंटेज में जानने के लिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या ये आंसर आपका 60% आया कि नहीं आया? तो वेरिफिकेशन से हुआ ये कि जो आपने कंक्लूजन अभी तक एस्टेब्लिश करा था, वो कंक्लूजन एकदम कंफर्म्ड वे में हमारे सामने आ गया। तो कितना अच्छा आंसर देने का तरीका है और कितना अच्छा कंक्लूजन एस्टेब्लिश करने का तरीका है। हमने कंक्लूजन को वेरीफाई करा, पर मैं फिर बता दूं, वेरिफिकेशन आपको आंसर में तभी लिखना चाहिए अगर ये क्वेश्चन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपने दे दिया है। ऑपरेटिंग लीवरेज का कंसेप्ट चल रहा है, इसका एक क्वेश्चन और हो जाए, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद मैं आपको फाइनेंशियल लीवरेज के कंसेप्ट की तरफ ले आऊंगा। मैं जरा अगली स्लाइड पर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 2। Calculate the operating leverage for each of the 4 firms A, B, C and D when 5,000 units are sold. ओके, फर्म A, B, C और D। एक इंफॉर्मेशन है सेल प्राइस पर यूनिट, दूसरी इंफॉर्मेशन है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो प्यारे क्या पता चल जाएगा? कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर देंगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता चल जाएगा, जिसको कि आप EBIT कहते हैं। ठीक है जी, ओके, ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करने का टाइम आ गया है। मैं आइए जी आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 लिखना शुरू करते हैं। अगर आपको ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करना है तो पहला काम आपको क्या कर लेना चाहिए? इनकम स्टेटमेंट आपको बनानी चाहिए। सिंपल सा कंसेप्ट है ना? वेरी गुड। पर्टिकुलर्स, देन फर्म A, B, फर्म C और लास्ट में फर्म D। वेरी गुड। शुरुआत आप कहां से करना चाहेंगे? सेल से। भाई आपको बताया जा रहा है कि आपने बेचनी है 5,000 यूनिट, बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो फर्म A, B, C, D का अलग अलग है, ठीक बात है। इसमें से आप क्या माइनस कर देंगे? वेरिएबल कॉस्ट। उसमें भी आपका थॉट प्रोसेस यही होना चाहिए कि यूनिट्स तो हर एक की 5,000 ही है भाई, बट जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है अलग अलग, वो हम लोग सोच लेते हैं। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। एकदम परफेक्ट है। और कंट्रीब्यूशन में से आप अगर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? EBIT। EBIT को आप कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, तो कुल मिलाकर प्रोसीजर तो यही है। तो एक बार ये सारी कैलकुलेशन हमारे हाथ आ जाएं तो उसके बाद तो फिर ऑपरेटिंग लिवरेज भी कैलकुलेट हो ही जाएगा। जरा क्वेश्चन पर आइए। हाँ जी, जो फर्म ए है, बताइए उसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? ₹20। तो 5,000 यूनिट की टोटल सेल वैल्यू कितनी हो गई? ₹1 लाख। ओके, 1 लाख रुपए की सेल वैल्यू होगी फर्म ए की। फर्म बी पर आइए। सेलिंग प्राइस आपको कितना गिवन है? ₹32। ओके, 5,000 इंटू 32, सेल्स हो गई ₹1,60,000। फर्म सी पर आइए। एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है ₹50, टोटल सेल्स वैल्यू 2,50,000।
फर्म डी पर आइए, 5000 यूनिट, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 70 रुपए, टोटल सेल्स वैल्यू 3.5 लाख रुपए। सेल्स तो परफेक्ट है। फिर से फर्म ए पर आइए, 5000 यूनिट, एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट रुपीज 30,000, 30,000 रुपए। 5000 यूनिट, एक यूनिट का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 16 रुपए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट रुपीज 80,000। ओके, फर्म सी पर आइए, 5000 यूनिट, एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपए लीजिए, इसका मतलब आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 1 लाख रुपए। फर्म डी पर आइए, अगेन 5000 यूनिट, एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना आपको गिवन है 50 रुपए लीजिए, इसका मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 2,50,000। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें, आपको पता चलेगा कंट्रीब्यूशन। फर्म ए पर आइए, 1 लाख में से 30,000 रुपए गया, इसका मतलब 70,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन है। वेरी गुड। फर्म बी पर आइए, आपका 80,000 का कंट्रीब्यूशन है। फर्म सी पर आइए, आपका 1,50,000 का कंट्रीब्यूशन है। फर्म डी पर आइए, आप देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन है रुपीज 1 लाख। ओके, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करिए, फिक्स कॉस्ट का अमाउंट आपको क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे गिवन है। फर्म ए, फिक्स कॉस्ट गिवन टू अस रुपीज 60,000। वेरी गुड। फर्म बी 40,000। फर्म सी, फिक्स कॉस्ट गिवन टू अस रुपीज 1 लाख। एंड लास्ट, दिस इज 0। चलिए, ईबीआईटी पहले फर्म के केस में आ गया 10,000। ओके, देन रुपीज 40,000। परफेक्ट। नेक्स्ट रुपीज 50,000 एंड लास्ट 1 लाख। अच्छा देखो, ये जो 4 फर्म्स हमारे पास हैं, हमने इन सभी फर्म्स की एग्जिस्टिंग सिचुएशन को ही तो इवेल्युएट करा है। हमारे पास इन फर्म्स की कोई प्रोपोज सिचुएशन थोड़ी है कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन को प्रोपोज सिचुएशन से मैं कंपेयर करूं और मैं बताऊं कि भाई ईबीआईटी में कितना चेंज हुआ है, सेल्स में कितना चेंज हुआ है। ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में जब भी आप जाते हैं, आपको फार्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा? वेल, दिस इज existing contribution divided by existing EBIT। हाँ जी, परफेक्ट। ओके, अब आप जरा यहां सिचुएशन को ध्यान से देखिए। 70,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो आपके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए? मैं कहूंगा 7 या 7:1 या 7 टाइम्स, जैसा भी आपको ठीक लगे। ओके, 80,000 डिवाइडेड बाय 40,000, सो द आंसर इज 2। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000, द आंसर इज 3। 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, द आंसर इज 1। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं हल्का सा डिस्कशन एक ऐसे मैटर पे करना चाहता हूं जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, क्योंकि यहां तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आप ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करके बताएं, लेकिन आने वाले बड़े सारे क्वेश्चन में यह रिक्वायरमेंट हो सकती है। हल्का सा डिस्कशन करूंगा, ज्यादा डिटेल डिस्कशन बाद में होगा। सुनिएगा, मैं आपको यहां ले आता हूं। फर्म डी के केस में ऑपरेटिंग लिवरेज है 1। क्या मैं इसको 1:1 भी लिख सकता हूं? आप कहेंगे सर आपकी मर्जी, हम आपको रोक थोड़ी रहे हैं, रेशो ही तो है, तो लिखने के बड़े सारे तरीके होते हैं। तो 1:1 का मतलब क्या है? 1:1 का मतलब यह है कि अगर आपकी इनकम फिक्स कॉस्ट से पहले 1 लाख रुपए है, तो फिक्स कॉस्ट के बाद भी 1 लाख रुपए ही है। दूसरे शब्दों में, अगर आपकी इनकम फिक्स कॉस्ट से पहले 1 रुपया है, तो फिक्स कॉस्ट के बाद भी 1 रुपया ही है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब यह है कि आपकी कंपनी में फिक्स कॉस्ट नाम का कोई खर्चा है ही नहीं।
फिक्स कॉस्ट नाम का कोई बर्डन है ही नहीं। तो अगर आपसे इंटरव्यू में छोटा सा सवाल पूछ लिया जाए कि एक कंपनी का ऑपरेटिंग लीवरेज 1 है, इसका हम क्या कंक्लूजन एस्टेब्लिश करें, तो आप कहिएगा कि ये वो कंपनी है जो दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलती है, ये वो कंपनी है जिसके ऊपर तो फिक्स कॉस्ट का कोई बोझ है ही नहीं, ये फिक्स कॉस्ट से पहले भी 1 रुपया कमाते हैं और फिक्स कॉस्ट के बाद भी 1 रुपया ही कमाते हैं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, उसी तरीके से क्या इस 3:1 को मैं डिस्कस करूं? ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, बस यही डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे अगर मैं कहता हूं फिक्स कॉस्ट से पहले की मेरी इनकम है 1,50,000, तो फिक्स कॉस्ट के बाद की इनकम है मेरी 50,000। दूसरे शब्दों में, अगर फिक्स कॉस्ट से पहले की मेरी इनकम है 3 रुपए, तो फिक्स कॉस्ट के बाद की इनकम है 1 रुपया। इसका यही मतलब हुआ ना, फिक्स कॉस्ट से पहले मैं 3 रुपए कमाता हूं, फिक्स कॉस्ट के बाद में 1 रुपया कमाता हूं, बीच में 2 रुपए फिक्स कॉस्ट के नाम पर खर्च हो जाते हैं। कितना बढ़िया कंक्लूजन है। इसका मतलब जब मैं कहता हूं 1:1, तो मेरे पर कोई फिक्स कॉस्ट का बोझ नहीं है। पर जैसे ही मैं कहता हूं 3:1, तो मैं कहता हूं 3 रुपए में से मेरे पास सिर्फ 1 रुपया बचता है, बीच में 2 रुपए फिक्स कॉस्ट के नाम पर खर्च हो जाते हैं। सिमिलरली, अगर मैं 7:1 आपसे डिस्कस करूं, तो जानते हैं इसका क्या मतलब निकल कर आता है कि अगर मैं फिक्स कॉस्ट से पहले 7 रुपए कमाता हूं, तो फिक्स कॉस्ट के बाद मेरे पर खाली 1 रुपया रह जाता है, यानी बीच में 6 रुपए फिक्स कॉस्ट के बर्डन के नाम पर मैं स्पेंड कर देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको बेस बनाकर आने वाले क्वेश्चन में हमने डिटेल डिस्कशन करना है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑपरेटिंग लिवरेज का थ्योरी का नोट पिछली क्लास में हो गया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पिछली क्लास में हो गया था, आज की क्लास की हमने शुरुआत कर ली है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। मैं अब आपको लिवरेज एनालिसिस की स्टडी के अगले पड़ाव की तरफ ले आता हूं, और अगला पड़ाव है फाइनेंशियल लिवरेज, उसके बाद है कंबाइंड लिवरेज। इन दोनों थ्योरी के नोट्स को अभी हम लिखेंगे, फिर मैं आपको वापस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीक्वेंस पर ले आऊंगा। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज के थ्योरी के नोट को हम एक काम करते हैं, ठीक वैसे ही शुरू करते हैं जैसे हम लोगों ने ऑपरेटिंग लिवरेज के थ्योरी के नोट को शुरू किया था। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं इसके थ्योरी के नोट में लिखना चाहूंगा, वो है फार्मूला। देखिए, फाइनेंशियल लिवरेज का जो फार्मूला आपको ध्यान रखना है वो क्या है? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। बड़ा सिंपल फार्मूला है। जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज का कंसेप्ट आपने समझा, उन्हीं लाइंस पर आप फाइनेंशियल लिवरेज का कंसेप्ट भी समझेंगे। ऑफ कोर्स, जब मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेकर आऊंगा तो आपको यह कंसेप्ट ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आया था। लेकिन एग्जांपल में आने से पहले हम एक पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव। एक बार ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए तो एग्जाम्पल समझने में हमें और ज्यादा आसानी होगी। आप लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, with the help of financial leverage, we come to know about the huge impact। जब हम टर्म यूज करते हैं इंपैक्ट, तो बेसिकली हमारा मतलब होता है चेंज। वी कम टू नो अबाउट द ह्यूज इंपैक्ट
on EBT due to the reason of small change in EBIT. For example, if DFL यानी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ ए कंपनी इज 5 कहें, 5 टाइम्स कहें, 5:1 कहें, जैसा आपको ठीक लगे. इट मीन्स दैट 1% के ब्रैकेट में लिखेगा स्मॉल. इट मीन्स दैट 1% चेंज in EBIT will produce 5%. 5% के ब्रैकेट में लिखेगा ह्यूज. will produce 5% या ह्यूज चेंज इन EBT. हम तो जब से लीवरेज पढ़ रहे हैं हम आपको यही बता रहे हैं कि एक वेरिएबल का छोटा सा चेंज किसी दूसरे वेरिएबल में कितना बड़ा चेंज लाकर दे सकता है. ऑपरेटिंग लिवरेज का भी थ्योरी का नोट इन्हीं लाइंस पर पढ़ा गया था. फाइनेंशियल लिवरेज का भी थ्योरी का नोट इन्हीं लाइंस पर पढ़ा जाएगा, बस वेरिएबल्स बदले हैं. वहां पर डिस्कशन होता था सेल्स और EBIT के बीच में. वहां EBIT पर कहानी खत्म हुई, यहां EBIT से कहानी शुरू हुई और EBIT और EBT के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया गया जिसके लिए हमने फाइनेंशियल लिवरेज की मदद ली. वेरी गुड. अच्छा, अब जब मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा कर दूंगा तो आपके लिए उस एग्जाम्पल को समझना काफी आसान काम होगा. थ्योरी के नोट में इसी पेज पर अब आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 3 एग्जाम्पल. वेरी गुड. एग्जाम्पल में एक कॉलम बनाइए पर्टिकुलर्स, देन प्रेजेंट सिचुएशन, प्रोपोज्ड सिचुएशन. प्रोपोज सिचुएशन को डील करने के बाद फिर उसके बाद है चेंज. चेंज में एक तो आप बताना चाहेंगे अमाउंट, फिर परसेंटेज. मेरे प्यारे बच्चों, आपको साफ लग रहा होगा कि मैं थ्योरी का नोट उन्हीं लाइंस पर लिखवा कर दे रहा हूं जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज का मैंने थ्योरी का नोट आपको लिखवा कर दिया था. मेरी ये कोशिश होती है कि थ्योरी आपको साथ साथ याद भी होती रहनी चाहिए. अगर एक ही फॉर्मेट पर सारे थ्योरी के नोट जाएंगे तो आपको भी आसानी से याद भी हो जाएगा. एक काम और करते हैं, हमने ऑपरेटिंग लिवरेज का जो थ्योरी का नोट पिछली क्लास में लिखवा कर दिया था जो कि कुल मिलाकर ऐसा ही था, वहीं से मैं इसको पिक करता हूं. वहां पर हमने सेल्स लिखी थी, वेरिएबल कॉस्ट लिखा था, कंट्रीब्यूशन लिखा था, फिक्स कॉस्ट माइनस करा था, EBIT पर हमने बात खत्म कर दी थी. तो मैं वहीं से ये बात शुरू करता हूं और जो फिगर्स हमने वहां लिखी थी मैं उन फिगर्स को भी एज इट इज ले आता हूं. तो याद करिए पिछली क्लास में जो थ्योरी का नोट हुआ था उसमें हमने EBIT की फिगर्स को क्या लिखा था. वेल, प्रेजेंट सिचुएशन में वो था 10,000, प्रोपोज सिचुएशन में वो था 40,000, चेंज का अमाउंट 30,000 और परसेंटेज चेंज 300%. हां जी, इसका मतलब EBIT का जो चेंज है वो 10,000 से बढ़कर 40,000 हुआ, 30,000 बढ़ा और जो चेंज हो गया वो 300% का चेंज था. अब हम एक काम करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट.
इंटरेस्ट माइनस करके हमको क्या पता चल जाएगा? ईबीटी। अब जरा इंटरेस्ट का बेस समझिए। इंटरेस्ट का मतलब आपने डेप्ट कैपिटल ले रखा है, उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब आप बिजनेस की मेन एक्टिविटी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप क्या डिस्कस कर रहे हैं कि बिजनेस चलाने के लिए आपने पैसों का इंतजाम कहां से किया, आपने फाइनेंस का अरेंजमेंट कहां से किया। इसका मतलब जब भी आप अपने बिजनेस में डेब्ट कैपिटल लेकर आते हैं, बैंक लोन लेते हैं, डिबेंचर्स इश्यू करते हैं, और जब इंटरेस्ट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तब फाइनेंशियल लिवरेज का कंसेप्ट आपको डिस्कस करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट चलिए हम कुछ अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं। तो मान लीजिए आप इंटरेस्ट देते हैं 8,000 और फ्यूचर में भी इंटरेस्ट रहता है 8,000। ठीक है ना? इसका मतलब एग्जिस्टिंग सिचुएशन में जो आपका ईबीटी है वो तो है 2,000 पे, लेकिन फ्यूचर सिचुएशन में जो आपका ईबीटी है वो है ₹32,000। अरे मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ईबीटी में कितना एब्सोल्यूट इंक्रीज हो गया, तो आप कहेंगे 30,000। अरे बाप रे! अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। जो अमाउंट पहले 2,000 होता था वो 30,000 बढ़ गया, तो क्या आप मुझे बताएंगे ये कितने परसेंटेज बढ़ गया? हालांकि मुझे कैलकुलेटर का सहारा लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं करूंगा क्या? 30,000 को डिवाइड करूंगा 2,000 से, और परसेंटेज में जानने के लिए मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो ईबीटी है वो 1,500 परसेंटेज इंक्रीज हो गया है। चूंकि इंटरेस्ट का अमाउंट सेम था, तो मैं क्या देख रहा हूं कि ये जो 30,000 है, यही 30,000 यहां 300 परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है, पर यही 30,000 यहां 1,500 परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। सो इंटरेस्टिंग। यानी अमाउंट दोनों 30,000 है, एब्सोल्यूटली दोनों 30,000 है, लेकिन पहला वाला 30,000 है 300 परसेंटेज और दूसरा वाला 30,000 है 1,500 परसेंटेज। अगर ऐसा है और मैं आपसे कहूं कि आपको फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करना है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे परसेंटेज चेंज इन ईबीटी get it divided by percentage change in EBIT. Okay, 1,500 percentage divided by 300 percentage. This is 5, or you can say 5 times, or you can say 5:1। वाजिबा। तो अगर कोई आपको यह कहे कि किसी कंपनी का जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो 5 है, तो आप इसका क्या कंक्लूजन डेवलप करेंगे? आप इसका क्या कंक्लूजन डेवलप करेंगे? पॉइंट नंबर 4 में हम वो कंक्लूजन ही लिख लेते हैं। हाँ जी, पॉइंट नंबर 4 में हम ये कंक्लूजन ही लिख लेते हैं। DFL ऑफ 5 as computed above implies that 1% के ब्रैकेट में क्या लिखना चाहेंगे? स्मॉल। 1% चेंज इन EBIT will produce 5% ब्रैकेट में ह्यूज
चेंज इन ईबीटी। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि ईबीआईटी बढ़ेगा 1%, ईबीटी बढ़ जाएगा 5%, लेकिन यही सिचुएशन खराब भी लग सकती है अगर सिचुएशन अनफेवरेबल जा रही हो तो। अगर मैं ये कहूं कि ईबीआईटी गिरेगा 1%, ईबीटी गिर जाएगा 5%, यही सिचुएशन आपको बुरी भी लग सकती है। तो इसका मतलब बढ़ती हुई कंडीशन में लिवरेज आपको फेवरेबल और घटती हुई सिचुएशन में यही लिवरेज आपको अनफेवरेबल भी लग सकता है। वेरी गुड। तो पॉइंट नंबर 5 की तरफ आइएगा। आप लिखेंगे अल्टरनेटिव फार्मूला। अल्टरनेटिव फार्मूला बड़े काम की चीज होती है, क्योंकि अल्टरनेटिव फार्मूला खाली एग्जिस्टिंग सिचुएशन को बेस बनाकर अपने फार्मूले को डेवलप कर लेता है, जबकि ओरिजिनल फार्मूले को बताना पड़ता है कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है और प्रपोज सिचुएशन क्या है। हां जी, अब आप क्या करेंगे, इसका अल्टरनेटिव फार्मूला लिखेगा DFL इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग EBIT डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग EBT। एग्जिस्टिंग EBT। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको ना इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि दूसरा वाला फार्मूला पहले वाले फार्मूले से कैसे डिराइव करके निकाला गया है। पिछली क्लास में मैंने आपको यह बताया था कि ऑपरेटिंग लीवरेज के फार्मूले का डेरिवेशन कैसे हुआ था, जिसमें हमने वो मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक भी यूज करी थी। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट से हमारी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, आपको यह डेरिवेशन कहीं किसी बुक में मिलने वाला नहीं है। लेकिन मैं उससे ज्यादा जरूरी बात अब आपको बताता हूं। हालांकि थ्योरी का नोट तो हो चुका है, लेकिन एक ज्यादा जरूरी बात, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ सुन लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज के अल्टरनेटिव फार्मूले को याद करने का मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। याद करने का कंसेप्ट नहीं कह रहा हूं, याद करने का तरीका। देखिए, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप समझिए। मैं पहले आपको ले आता हूं ऑपरेटिंग लिवरेज की तरफ। ऑपरेटिंग लिवरेज कहता है कि हमारा सारा का सारा ध्यान फिक्स कॉस्ट की पढ़ाई पर होता है, और हमने फार्मूला डेवलप कर रखा है एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग EBIT। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। जब मैं कहता हूं कंट्रीब्यूशन, तो मेरा मतलब होता है फिक्स कॉस्ट से पहले, और जब मैं कहता हूं EBIT, तो मेरा मतलब होता है फिक्स कॉस्ट के बाद। तो बेसिकली आपका फार्मूला क्या है, अल्टरनेटिव फार्मूला ऑपरेटिंग लिवरेज में फिक्स कॉस्ट से पहले कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट के बाद EBIT। सिमिलरली, जहां तक फाइनेंशियल लिवरेज का सवाल है, फाइनेंशियल लिवरेज की सारी पढ़ाई इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पर बेस्ड है, और आपको हमने फार्मूला क्या बताया है, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। क्या EBIT का मतलब है इंटरेस्ट से पहले, और EBT का मतलब है इंटरेस्ट के बाद। तो एक तरीके से फार्मूला आप क्या याद रखेंगे, इंटरेस्ट से पहले EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट के बाद EBT। अच्छी तरह याद हुआ कि नहीं। ऑपरेटिंग लिवरेज बिफोर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आफ्टर फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल लिवरेज बिफोर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय आफ्टर इंटरेस्ट। ओरिजिनल कंसेप्ट अपनी जगह, अल्टरनेटिव फार्मूला अपनी जगह, ठीक है ना। ये थ्योरी का नोट हुआ, फाइनेंशियल लिवरेज का थ्योरी का नोट हुआ। अब मैं काम करता हूं लगे हाथ, मैं आपको कंबाइंड लिवरेज का भी थ्योरी का नोट लिखवा देता हूं। उसके बाद फिर आज की क्लास में सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की कवरेज रह जाएगी। चलिए फटाफट पेज नंबर 1.4 की तरफ आइए।
कंबाइंड लीवरेज में भी हम थ्योरी का नोट उन्हीं लाइंस पर लिखना चाहेंगे जैसा ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज का था। तो सबसे पहली बात आप क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली फार्मूला। ओके, DCL, क्या मुझे इसकी फुल फॉर्म बताने की आवश्यकता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, DCL हम समझ गए, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। वेरी गुड, सिंपल सा फार्मूला है इसका, परसेंटेज चेंज इन EBT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्या आपने इस बात को ऑब्जर्व किया? इस बात को कि एक तरफ है सेल्स, एक तरफ है EBIT और एक तरफ है EBT। जब हम सेल्स और EBIT के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं तो उसको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज के परव्यू में कवर किया जाता है। जब EBIT और EBT के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करा जाता है तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज के परव्यू में आ गया। लेकिन वही जब हम सेल्स और EBT के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं तो वो कंबाइंड लीवरेज के परव्यू में आया। अब जरा कंसेप्ट समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इसका नाम कंबाइंड लीवरेज इसीलिए है क्योंकि ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो बिजनेस की मेन एक्टिविटीज को पढ़ रहा है, फाइनेंशियल लीवरेज बिजनेस के फाइनेंस अरेंजमेंट एक्टिविटीज को पढ़ रहा है जिसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन डील होती है। लेकिन कंबाइंड लीवरेज का मतलब ही है कंबाइंड, यानी इन दोनों की कंबाइंड स्टडी। ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है? पॉइंट नंबर 2 की तरफ आइए। अब अगर कोई आपसे यह पूछे कि कंबाइंड लीवरेज की पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम जानना क्या चाहते हैं, हम अचीव क्या करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे विद द हेल्प ऑफ कंबाइंड लीवरेज with the help of combined leverage we come to know about the huge impact on EBT as a result of small change in sales। सेल्स में अगर थोड़ा सा छोटा सा चेंज हो जाए तो EBT में कितना ह्यूज, कितना भारी भरकम चेंज होता है। इफ DCL of a company is 7 times it means that it means that 1% ब्रैकेट्स में स्मॉल 1% change in sales will produce 7% ब्रैकेट्स में ह्यूज चेंज इन EBT। अब तो ये कंसेप्ट पूरी तरीके से आपकी पकड़ में आ जाना चाहिए। कंबाइंड लिवरेज जो है उसका फार्मूला, उसका ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद आप जानते हो हमने पिछले दोनों लिवरेजेस के थ्योरी के नोट में आपको एग्जाम्पल लिखवा कर दिया। मैं आपको यहां पर इसका एग्जाम्पल नहीं लिखवा कर दूंगा, वो इसलिए क्योंकि आपने ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज का जो एग्जाम्पल लिखा है आप उसको इकट्ठा कर दो,
वो इसी का एग्जाम्पल हो गया। मैं क्यों वो सारी की सारी बात आपको दोबारा से लिखवा कर दूं? इसका एग्जाम्पल और कुछ नहीं, वो क्या है? कंबिनेशन ऑफ एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। आप दोनों एग्जाम्पल को इकट्ठा कर दीजिए, बात खत्म। तो मैं आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा, एग्जाम्पल इसका ऑलरेडी हो चुका है। ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लिवरेज के एग्जाम्पल को इकट्ठा कर दो तो कंबाइंड लिवरेज का एग्जाम्पल आता है। क्योंकि हमने एग्जाम्पल तो नहीं लिखा है तो कायदे से हमको कंक्लूजन भी नहीं लिखना चाहिए, लेकिन चलिए फिर भी एक लाइन में आपको लिखवा कर देना चाहूंगा। DCL arises due to existence of fixed cost as well as interest। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट भी है, इंटरेस्ट भी है, दोनों के कंबाइंड इंपैक्ट को हम यहां पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी लॉजिक से अगर सोचे तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे कंबाइंड लिवरेज का अल्टरनेटिव फार्मूला बताइए, लॉजिक एकदम यही होना चाहिए कि आप फिक्स कॉस्ट के बारे में भी बात करना चाहते हैं और आप इंटरेस्ट के बारे में भी बात करना चाहते हैं, तो कंबाइंड लिवरेज का फार्मूला क्या हुआ? इससे पहले कि मैं फार्मूला बताऊं, आप भूले तो नहीं ना, मैं अभी थोड़ी देर पहले तो बता रहा था बिफोर डिवाइडेड बाय आफ्टर। तो यहां पर फार्मूला क्या होगा? वेल दिस इज एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीटी। बिफोर से मेरा क्या मतलब है? फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट से पहले यानी कंट्रीब्यूशन, और आफ्टर से मेरा मतलब है फिक्स कॉस्ट के भी बाद, इंटरेस्ट के भी बाद। इस हिसाब से तो आप ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला भी याद कर गए, फाइनेंशियल लिवरेज का भी और कंबाइंड लिवरेज का भी। एकदम सही बात है। अच्छा, इस थ्योरी के नोट में ना एक पॉइंट और लिख लीजिए, फिर ये थ्योरी का नोट हमारी तरफ से कंप्लीटेड। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, ये बस आप और लिख लीजिए। जब आप ये कहते हो कि कंबाइंड लिवरेज असल में ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज का कंबिनेशन है, तो कई बार स्टूडेंट मैथमेटिकली सोचता है कि ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज को ऐड कर देना चाहिए। नहीं, कंबाइंड लिवरेज असल में इन दोनों लिवरेजेस का एडिशन नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कंबाइंड लिवरेज है वो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज का मल्टीप्लिकेशन होता है। कैसे? जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला आपने पढ़ा है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, सही बात है ना? फाइनेंशियल लिवरेज का फार्मूला आपने पढ़ा है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा तो ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा और फार्मूला बन जाएगा कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। यही फार्मूला तो आप लोगों ने अभी लिखा हुआ है। एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं? तो इसलिए याद रखिएगा कि कंबाइंड लिवरेज जो है वो ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लिवरेज का मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन नहीं होता है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे मालूम है अब तक ये जो लेवरेज एनालिसिस क्लास नंबर 2 है ये लगभग 1 घंटे के आसपास रिकॉर्ड हो चुकी है। अब मैं चाहूंगा कि आज की बची हुई क्लास में मैं आपको 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और करवा के दूं। ठीक है जी, थ्योरी के नोट्स की अच्छी खासी कवरेज हो चुकी है, मैं आपको ले चलता हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर एबीसी लिमिटेड।
ठीक है, इनकम स्टेटमेंट आपको गिवन है, इसका मतलब आपको एग्जिस्टिंग सिचुएशन की डिटेल्स गिवन है कि कितनी सेल्स है, कितनी वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट माइनस हुआ, ईबीआईटी आया, इंटरेस्ट माइनस हुआ, ईबीटी हो गया। ठीक बात है। तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन की डिटेल्स आपको गिवन है। मैं आपका ध्यान क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट पर ले आता हूं। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट using the concept of financial leverage by what percentage will the taxable income increase if EBIT increases by 6%। आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं कहता हूं टैक्सेबल इनकम तो मेरा मतलब वो इनकम के जिसके ऊपर टैक्स लगता है। तो क्या ये जो अर्निंग बिफोर टैक्स है, क्या ये टैक्सेबल इनकम है कि नहीं? क्या ये टैक्सेबल इनकम है कि नहीं, कि जिस इनकम पे टैक्स लगता है? ओके, ये बात आप मानते हैं। अच्छा, एक बार फिर से पढ़िएगा, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज बाय व्हाट परसेंटेज विल टैक्सेबल इनकम इंक्रीज इफ ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 6%। सेकंड और थर्ड पार्ट भाई हम बाद में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके जी, वेरी गुड। अगर आपको कैलकुलेट करना है फाइनेंशियल लिवरेज, तो इसके आप दो फार्मूले जानते हैं। पहला वाला जो ओरिजिनल कंसेप्ट का फार्मूला है वो तो कहता है कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन बताएं, नई सिचुएशन बताएं, चेंज बताएं। अल्टरनेटिव फार्मूला कहता है ये सारे फालतू के झंझट होते हैं, आप बस एग्जिस्टिंग सिचुएशन का फार्मूला लगाइए। चूंकि ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज है तो सोचिए इंटरेस्ट से पहले डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट के बाद, तो फार्मूला क्या हुआ भला? एग्जिस्टिंग ईबीआईटी डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीटी। वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो एग्जिस्टिंग ईबीआईटी है वो है ₹40,000 और जो एग्जिस्टिंग ईबीटी है वो है ₹32,000। सो दिस इज 40,000 डिवाइडेड बाय 32,000। तो मेरे हिसाब से तो ये 1.25 आना चाहिए, लेकिन फिर भी हम रिस्क क्यों ले? 40 डिवाइडेड बाय 32, 1.25। अच्छा, फाइनेंशियल लिवरेज तो आपने कैलकुलेट कर लिया, बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा, लेकिन वो ये कहते हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज बाय व्हाट परसेंटेज विल टैक्सेबल इनकम इंक्रीज इफ ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 6%। अब आप क्या करिएगा? अब फाइनेंशियल लिवरेज के ओरिजिनल फार्मूले पर जाइएगा। डीएफएल इज इक्वल टू ओरिजिनल फार्मूले पर जाइएगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी divided by percentage change in EBIT। ये ओरिजिनल फार्मूला है। अब फाइनेंशियल लिवरेज आप ऑलरेडी 1.25 कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आपका प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए? DFL ऑफ 1.25 इंप्लाइज दैट, जो ऑलरेडी आप ये लिवरेज कैलकुलेट कर चुके हो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है इट इंप्लाइज दैट 1% चेंज in EBIT will produce 1.25 percentage change in EBT। अगर EBIT में 1% चेंज आ जाए तो EBIT में 1.25% चेंज आएगा। ये क्वेश्चन कहता है कि हम तो EBIT में 6% चेंज चाहते हैं। सो इफ EBIT gets increased by
6%, अगर EBIT इंक्रीज हो जाए 6% से, EBT will get increased by 1.25 multiplied with 6, that is 7.5%। क्या ये बात सही है जी? भाई 7.5% से ऐसी सिचुएशन में EBT बढ़ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा है कि आपको अपने आंसर को वेरीफाई भी करना है। मैं फिर कह रहा हूं, वेरिफिकेशन क्वेश्चन की रिक्वेस्ट पर तो मैं कर सकता हूं, जबरदस्ती का वेरिफिकेशन मत करिएगा। क्वेश्चन कहता है तो कर दीजिए वेरीफाई, सो सिंपल। अच्छा देखिए, हम कहना यह चाहते हैं कि जो EBIT है वो 6% बढ़ जाना चाहिए। एग्जिस्टिंग EBIT को जरा आप क्वेश्चन से देखिए, वो है 40,000 रुपए। एग्जिस्टिंग EBIT को क्वेश्चन में देखिए, वो है 40,000 रुपए। अगर आप इसको 6% बढ़ा दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके हिसाब से? 42,400। सिंपल। इसमें से अगर आप माइनस कर दे इंटरेस्ट, भाई इंटरेस्ट का अमाउंट तो सेम ही रहेगा, उसके तो इंक्रीज होने की कोई बात क्वेश्चन में है नहीं, तो इंटरेस्ट जो आपको गिवन है वो है 8,000 रुपए। तो ये 8,000 रुपए आपने माइनस करे। जैसे ही आपने 8,000 रुपए माइनस करे, आपको यह पता चल जाएगा कि आपको क्या पता चल जाएगा कि नई सिचुएशन में EBT कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 34,400। वेरी गुड। अब ये बताइए, इसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूं एग्जिस्टिंग EBT, और वो एग्जिस्टिंग EBT आपको कितना गिवन है? 32,000। इससे आपको क्या पता चलेगा कि जो EBT है वो इंक्रीज हो गया 2,400 से। परसेंटेज इंक्रीज इन EBT आपके हिसाब से कितना हुआ? परसेंटेज इंक्रीज इन EBT, देखिए EBT आपका इंक्रीज हो गया 2,400, जो कि पहले से था 32,000। जब आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो ये आना चाहिए 7.5%। तो क्या हमारी बात कंफर्म हुई कि हम कहना क्या चाहते थे? तो हमने इस समय क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का आंसर दे दिया है। हमने कंफर्मेशन के तौर पे बता दिया कि अगर EBIT बढ़ जाए 6% से तो EBT जिसको टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं वो बढ़ जाएगा 7.5% से। तो यहां तक की पोजीशन आपको एकदम परफेक्ट वे में क्लियर है। अब उसी तरीके से अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो मैं जरा स्क्रीन को पहले साफ कर लेता हूं और क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये मैं पिक्चर में ले आता हूं। Please see the second part. Now they say using the concept of operating leverage. अब हम बात को ऑपरेटिंग लीवरेज पर लाना चाहते हैं। बाय व्हाट परसेंटेज विल EBIT इंक्रीज इफ देयर इज 10% इंक्रीज इन सेल्स? ओके, चलिए अब आप इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आइए। अगर ऑपरेटिंग लीवरेज वो कह रहे हैं तो आप ऑपरेटिंग लीवरेज का पहले अल्टरनेटिव फार्मूला अप्लाई करें। और वो अल्टरनेटिव फार्मूला क्या है? वेरी सिंपल, दिस इज एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन, यानी फिक्स कॉस्ट से पहले वाला अमाउंट डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग EBIT, फिक्स कॉस्ट के बाद वाला अमाउंट। ठीक है जी। आप फिर से इनकम स्टेटमेंट के पास जाइए, आपको यह बताया गया है कि जो एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन है वो है 1,40,000 और जो एग्जिस्टिंग EBIT है वो है ₹40,000।
ओके, दिस इज 3.5, दिस इज 3.5, वेरी गुड। अच्छा, अब वो जो कंक्लूजन हमको एस्टेब्लिश करना है, वो कंक्लूजन तो इसके ओरिजिनल फार्मूले से एस्टेब्लिश हो सकता है। तो आप क्या करिए, सीधा ओरिजिनल फार्मूले पर जाइए और ऐसे लिखेगा DOL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब सिचुएशन आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जानी चाहिए। अब जो आप 3.5 पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, वहां पर कंक्लूजन ले आए। DOL ऑफ 3.5 इंप्लाइज दैट 1% चेंज इन सेल्स will produce 3.5 percentage change in EBIT। परफेक्ट। आप ये कहते हैं कि जी हम तो सेल्स को इंक्रीज करेंगे 10%, हेंस इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 10%, EBIT increases by, so this is 10 multiplied with 3.5 which is equal to 35%। अब चूंकि क्वेश्चन ने कहा है कि हम अपने आंसर को वेरीफाई भी करके बताएं, तो कर देते हैं। वेरिफिकेशन तो बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर है ना। चलिए, आपने शुरू में कहा कि सेल्स आपकी 10% इंक्रीज हो रही है। एग्जिस्टिंग सिचुएशन में जो सेल्स है वो तो 2 लाख रुपए है। अगर मैं 2 लाख रुपए को ऐसे 10% इंक्रीज कर देता हूं, तो बताओ नई सिचुएशन में सेल कितनी हो गई? आपका जवाब होना चाहिए 2,20,000 रुपए। वेरी सिंपल। इसमें से आप डिडक्ट करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। पुरानी सिचुएशन में जो वेरिएबल कॉस्ट आपके पास है वो है 60,000, और वेरिएबल कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट होती है भैया। अगर सेल 10% बढ़ रही है तो अकॉर्डिंगली वेरिएबल कॉस्ट में भी 10% इंक्रीज हो जाना चाहिए। ये हो गया 66,000। 66,000 आपने माइनस किया, ये डिफरेंस आ गया 1 लाख, माफी चाहूंगा, 1,54,000। इसका मतलब नई सिचुएशन में जो कंट्रीब्यूशन आ गया है वो है 1,54,000 रुपए, 1,54,000। फिक्स कॉस्ट हम इसमें से पहले डिडक्ट कर लेते हैं। फिक्स कॉस्ट का अमाउंट तो वही रहेगा जो कि पहले ही था, और वो फिक्स कॉस्ट है ₹1 लाख। ठीक है, फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए आपने माइनस किया, तो मेरे प्यारे बच्चों ये डिफरेंस आ गया 54,000। ओके, 54,000 आपने क्या पता कर लिया है? दिस इज द अमाउंट ऑफ EBIT। माइनस करें एग्जिस्टिंग EBIT। एग्जिस्टिंग EBIT आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है? ₹40,000। 40,000 डिडक्ट आपने करा, डिफरेंस आ गया ₹14,000। वेल, दिस इज द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन EBIT। हम क्या जानना चाहते हैं? परसेंटेज इंक्रीज इन EBIT। दिस इज इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज इन EBIT। EBIT आपका इंक्रीज हो गया है 14,000, जो कि पहले से था 40,000। जब आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे
तो परसेंटेज में ये आ गया 35%। अब तो ये चैप्टर आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा भाई, है ही क्या इसके अंदर। देखिए कितनी आसानी से आपने प्रूव कर दिया कि अगर सेल्स 10% इंक्रीज हो जाती है तो ईबीआईटी इंक्रीज हो जाएगा 35%, 35%, क्योंकि जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो आपने पहले से कैलकुलेट कर लिया है और वो है 3.5। ओके, अब फटाफट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर आइए। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है आप बुक में ही देख लीजिए। अब मैं स्क्रीन पर क्या लेकर आऊं, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कंबाइंड लिवरेज बाय व्हाट परसेंटेज विल टैक्सेबल इनकम इंक्रीज, टैक्सेबल इनकम यानी ईबीटी, इफ सेल इंक्रीजेस बाय 6%। अच्छा, वेरी गुड। अब आप जानते ही हो कि अगर आपको कंबाइंड लिवरेज अप्लाई करना है तो आपको क्या लिखना चाहिए, अल्टरनेटिव फार्मूला इसका क्या है। वेल दिस इज एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीटी। भाई बिफोर डिवाइडेड बाय आफ्टर का प्रिंसिपल भूले तो नहीं ना। जब आप यहां पर कंबाइंड लिवरेज पर बिफोर का प्रिंसिपल अप्लाई करोगे इसका मतलब फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट से भी पहले, और जब आप डिवाइड करोगे तो फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट के बाद। अब जैसा कि आप देखेंगे इस क्वेश्चन में जो आपको एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन दे रखा है वो है 1,40,000 रुपए, और जो आपको एग्जिस्टिंग ईबीटी दे रखा है वो है ₹32,000। ओके, कैलकुलेटर जी 140 डिवाइडेड बाय 32, तो ये आपका आ गया 4.375। परफेक्ट। चलिए अब आप कंबाइंड लिवरेज के ओरिजिनल फार्मूले की तरफ चलिए। DCL इज इक्वल टू व्हाट, परसेंटेज चेंज इन EBT and get it divided by percentage change in sales। देखिए आपने ऑलरेडी कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट कर लिया है 4.375। DCL ऑफ 4.375 implies that 1% change in sales will produce 4.375 percentage change in EBT। ठीक है ना, यानी बिफोर टैक्स इनकम, कि जिसको कि आप टैक्सेबल इनकम भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन का मैसेज ये है कि भाई हम तो सेल्स को इंक्रीज करेंगे 6%, ठीक है। हेंस इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 6%, if sales increases by 6%, EBT will get increased by 6 multiplied with 4.375। अच्छा जी, कितना आ गया ये, क्या ये आ गया 26.25%। अब जहां तक इसके वेरिफिकेशन का सवाल है, क्या वो वेरिफिकेशन आप खुद नहीं कर सकते। आपको करना क्या है, एग्जिस्टिंग सेल्स में जाना है, उसको आपने 6% इंक्रीज करना है। अकॉर्डिंगली वेरिएबल कॉस्ट भी 6% इंक्रीज होगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट एज इट इज माइनस हो जाएंगे। तो फाइनली आपको नई सिचुएशन का ईबीटी पता चलेगा, उसमें से एग्जिस्टिंग ईबीटी माइनस करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि ईबीटी कितना इंक्रीज हो गया। आप उसको परसेंटेज बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो वो 26.25% ही आएगा। तो मेरे ख्याल से हमने इस क्वेश्चन का आंसर बड़े अच्छे ढंग से दे दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब टाइम आ गया है, मैं आपको
अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलूं। ओके जी, आइए बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन 3, सिमिलर क्वेश्चन। A firm has sales of rupees 10 lakh, variable cost of rupees 7 lakh, fixed cost 2 lakh, और भाई डेप्ट कैपिटल 5 लाख रुपए है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो पहली बात वो कहते हैं कि आप ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेजेस कैलकुलेट करें। ये तो अब हमारे लिए बहुत आसान काम है। इफ द फर्म वांट्स टू डबल इट्स EBIT, हाउ मच ऑफ राइज इन सेल्स वुड बी नीडेड ऑन परसेंटेज बेसिस। देखो, अगर आपको ये लेवरेजेस कैलकुलेट करने हैं तो पहला काम आपको क्या करना चाहिए, आपको इनकम स्टेटमेंट बना लेनी चाहिए। तो इनकम स्टेटमेंट से ही कहानी शुरू करते हैं, बड़े आराम से सारे लेवरेजेस कैलकुलेट हो जाएंगे। तो इसके लिए फटाफट आप एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बना लें और एक अमाउंट का। ओके, तो जरा ये बताइएगा कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन में सेल्स का अमाउंट कितना है। ओके, दिस इज गिवन टू अस रुपीज 10 lakhs। इसमें से आप माइनस करिए पहले वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट एग्जिस्टिंग सिचुएशन में आपको गिवन है 7 lakhs। ठीक है, डिफरेंस आपके पास आ गया 3 लाख रुपए, जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में कंट्रीब्यूशन के अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। फिक्स कॉस्ट का अमाउंट आपको कितना गिवन है। ओके, फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है रुपीज 2 lakhs। So we get balancing amount of rupees 1 lakh, which is EBIT. परफेक्ट। चलिए माइनस करिए आप इसमें से इंटरेस्ट ऑन डेप्ट कैपिटल। क्वेश्चन आपको ये मैसेज देता है कि आपके पास जो डेप्ट कैपिटल है वो है 5 लाख रुपए कि जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। सो दिस इज 10% ऑफ रुपीज 5 lakhs। Hence amount of interest is rupees 50,000। 50,000 आपने डिडक्ट किया, बैलेंस भी आपके पास 50,000 ही आ गया। आप इनकम स्टेटमेंट को यहीं पर रोक दें, इससे आपको अर्निंग बिफोर टैक्स पता चलेगा। चूंकि आपको टैक्स रेट गिवन है ही नहीं तो फिर आप आगे बढ़ भी नहीं सकते थे। टैक्स रेट गिवन होता, हम टैक्स माइनस करते तो अर्निंग आफ्टर टैक्स भी आ जाता। अब इनकम स्टेटमेंट तो हमने बना ली, अब क्वेश्चन कहता है कि आप फटाफट तीनों लिवरेजेस कैलकुलेट करके बताएं। ठीक है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ऑपरेटिंग लीवरेज। आप इसका फार्मूला क्या लिखना चाहेंगे, एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग EBIT। अब मैं बताना चाहूंगा कि एग्जिस्टिंग टर्म जो है वो लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, आप लोगों ने समझ तो लिया ही है। अगर आप सिर्फ कंट्रीब्यूशन लिखोगे तो उसका मतलब एग्जिस्टिंग सिचुएशन ही माना जाएगा। तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो 3 लाख रुपए है। वेरी गुड। और जो EBIT है वो तो 1 लाख रुपए है। इसका मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज आ गया 3 कहें, 3:1 कहें, 3 टाइम्स कहें, क्या फर्क पड़ता है। फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय EBT। परफेक्ट। EBIT है 1 लाख रुपए, EBT है 50,000 रुपए। इसका मतलब फाइनेंशियल लीवरेज आपके पास कितना आ गया, 2। अब लगे हाथ हम कंबाइंड लीवरेज भी कैलकुलेट कर लेते। कंबाइंड लीवरेज का अगर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, वेल दिस इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। कंट्रीब्यूशन है 3 लाख रुपए, EBT है 50,000 रुपए। तो फाइनेंशियल लीवरेज कितना आ गया,
6। आप जानते हैं फाइनेंशियल लिवरेज आप अल्टरनेटिवली एक दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड विद फाइनेंशियल लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज को आप इस तरीके से भी ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लिवरेज के मल्टीप्लीकेशन में भी पता कर सकते हैं। सो 3 मल्टीप्लाइड विद 2 दैट इज 6। लिवरेजेस कैलकुलेट करने की सिंपल एक्सरसाइज के बाद अब मैं आपको जरा क्वेश्चन में फिर से वापस ले आता हूं। अब क्वेश्चन की जरा आप ये वाली लाइन को पकड़ने की कोशिश करिएगा। इफ द फर्म वांट्स टू डबल इट्स EBIT, हाउ मच ऑफ राइज इन सेल्स वुड बी नीडेड ऑन परसेंटेज बेसिस। तो एक तरफ तो है EBIT और एक तरफ है सेल्स। इन दोनों में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की बात क्वेश्चन कह रहे हैं। अब आप जानते हो कि EBIT और सेल्स का जो रिलेशनशिप है वो कौन से लिवरेज से एस्टेब्लिश होता है? आपका जवाब होना चाहिए ऑपरेटिंग लिवरेज। इसका मतलब मैं अगर ऑपरेटिंग लिवरेज में जाता हूं तो मैं इस कंक्लूजन को बड़े आराम से एस्टेब्लिश कर सकता हूं। ठीक है जी, तो आप क्या लिखेंगे? आल्सो DOL इज इक्वल टू, वेल दिस इज परसेंटेज चेंज इन EBIT divided by percentage change in sales। ठीक है, आपने ऑपरेटिंग लिवरेज जो कि पहले से कैलकुलेट किया हुआ है वो है 3। आपने ऑपरेटिंग लिवरेज पहले से कैलकुलेट करा हुआ है 3, तो आप लिखेंगे DOL ऑफ 3 implies that 1% change in sales will produce 3% change in EBIT। ओके, एक बार क्वेश्चन की लाइन को फिर से पढ़ें। क्वेश्चन कहते हैं कि हमें EBIT को डबल करना है। हमें EBIT को डबल करना है। डबल करने का मतलब आप EBIT में 100% इंक्रीज चाहते हैं। हमारा इंटेंशन EBIT को डबल कर, कोई भी चीज डबल कैसे होती है? अगर उसमें 100% इंक्रीज हो जाए। इन द गिवन केस, तो जो केस हमारे सामने है, इन द गिवन केस द इंटेंशन is to increase EBIT by 100%। अब सवाल आपसे यह पूछा जा रहा है कि अगर EBIT में 100% इंक्रीज करवाना हो तो सेल्स में कितने परसेंटेज इंक्रीज चाहिए होगा? सिंपल सा मैथ्स है यार, सिंपल सा मैथ्स है। आप इसको यूं सोचिए, एक तरफ होता है सेल्स, एक तरफ होता है EBIT। आप ऑलरेडी ऑपरेटिंग लीवरेज को क्या डिफाइन कर चुके हैं? 3। इसका मतलब अगर सेल्स में चेंज हो 1 तो EBIT में चेंज होगा 3। अगर EBIT में चेंज होता है 100% तो सेल्स में इंक्रीज कितना होना चाहिए? फॉर दिस सेल्स मस्ट गेट इंक्रीज्ड बाय, सिंपल सा यूनिट मेथड है, 1/3 मल्टीप्लाइड विद 100 इज इक्वल टू 33.33%। इसका मतलब अगर एग्जिस्टिंग सिचुएशन से अगर सेल 33.33% इंक्रीज हो जाती है तो आप ये पाएंगे कि जो EBIT है उसमें 100% इंक्रीज हो जाएगा, जो कि ऑटोमेटिकली डबल है। अच्छा, क्वेश्चन तो नहीं कहता कि आप वेरिफिकेशन करके बताएं।
इसका मतलब वेरिफिकेशन आपको करना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलो एक काम करते हैं, एक आखिरी बार वेरिफिकेशन करके बता देते हैं, आगे से ये काम नहीं करेंगे। जो आपकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसमें सेल्स का अमाउंट है 10 लैक्स। तो अगर आप इसको 33.33 या यूं कहे 33 एंड 1/3% इंक्रीज करते हैं, तो इसका मतलब नई सिचुएशन में सेल्स हो जाएगा 13,33,333। ठीक है ना? अच्छा, उसी तरीके से सोचे, जो वेरिएबल कॉस्ट है जो कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन में 7 लैक्स है, इसमें भी इतने ही परसेंटेज इंक्रीज हो जाना चाहिए, दैट इज 33 एंड 1/3%। ओके, तो ये हो गया 9,33,333। जब आप इसे माइनस करते हैं तो नई सिचुएशन में आपको कंट्रीब्यूशन दिखता है ₹4 लैक्स। ठीक है, एकदम परफेक्ट सिचुएशन है। कंट्रीब्यूशन में से फिर आप माइनस करिएगा फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है, वो पहले भी 2 लाख रुपए थी, वो अब भी 2 लाख रुपए ही रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप देखेंगे कि जो ईबीआईटी है वो आ गया 2 लाख रुपए। अच्छा, पुरानी सिचुएशन में ईबीआईटी कितना है? 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया। अगर आप एग्जिस्टिंग ईबीआईटी इसमें से माइनस कर देते हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो ईबीआईटी है वो भी 1 लाख रुपए बढ़ गया। परफेक्ट है जी। और इससे बड़े आराम से ये बात भी प्रूव हो जाती है कि ईबीआईटी जो है वो भी 100% इंक्रीज हो चुका है। 100% इंक्रीज हो गया यानी डबल हो गया। हेंस ईबीआईटी gets doubled due to 33 and 1/3% increase in sales। वाह जी वाह। तो ये हमारी तरफ से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हुआ। हाँ जी, मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको 2 क्वेश्चन और करवा के देना चाहता हूं। तो आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया है, मैं फिर बताऊंगा। वेरिफिकेशन तभी अगर क्वेश्चन इसकी स्पेसिफिकली डिमांड करे तो। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आइएगा। इसमें आपको बैलेंस शीट गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, रिटेन्ड अर्निंग्स, 10% डिबेंचर्स, करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, और लायबिलिटीज और एसेट्स का टोटल है 2 लाख रुपए। कंपनीज टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज 3। यहां जरा रुकिएगा, आपके सामने एक टर्म आ रहा है और वो है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। अब थोड़ी देर के लिए जरा हम इस रेशियो के बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है, बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। और अगर आपको कोई ये कहे कि कंपनी की टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है 3, तो इसका आप क्या मतलब निकालेंगे? इसका मतलब इस बिजनेस में जितनी भी टोटल एसेट्स की इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है, उसके कंपैरिजन में जो सेल्स अचीव करी जाती है वो है 3 टाइम्स। यानी अगर बिजनेस में 1 रुपए की एसेट इन्वेस्टेड है तो उस 1 रुपए की एसेट को यूज करके कंपनी 3 रुपए की सेल अचीव कर सकती है।
पहले तो आप ये बात मानिए कि एसेट को यूज किया जाता है। पहले आप ये बात मानिए कि बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, ये वो एसेट्स हैं कि जिनको यूज किया जाता है। इनको यूज करके कंपनी जो गुड्स बनाती है उसे बेचती है। इसका मतलब कंपनी की एसेट्स कंपनी को सेल्स अचीव करवा कर देती है। इस वजह से ये रेशो बड़ी इंपॉर्टेंट रेशो बन जाती है। ये रेशो जितनी ज्यादा होगी कंपनी के लिए उतनी सिचुएशन फेवरेबल होगी। कल को अगर कंपनी ये कहे कि हमारी टोटल एसेट टर्नओवर रेशो है 8 टाइम्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी में अगर 1 रुपए की एसेट इन्वेस्टेड है तो कंपनी उसे यूज करके 8 रुपए की सेल अचीव कर सकती है। तो इसका मतलब जैसे जैसे ये रेशो बड़ी होती जाएगी आपको अच्छी फीलिंग आती जाएगी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल एसेट टर्नओवर रेशो ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, आप कहिए जितनी ज्यादा हो सकती है हमारे लिए सिचुएशन उतनी ही फेवरेबल है। तो इससे पता चल जाता है कि जो कंपनी की सेल्स हैं वो टोटल एसेट्स का कितना टाइम्स है। वेरी गुड। कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है वो है 1 लाख रुपए। कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट है 40%। इसका मतलब जरूर इसका मतलब यह होगा कि कंपनी की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल्स का 40%। ऑब्वियसली इनकम टैक्स रेट तो खैर आपका 50% है ही। हम चाहते हैं कि आप सारे लिवरेजेस कैलकुलेट करके बताएं। हम आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए। अच्छा, लिवरेजेस तो कैलकुलेट हो ही जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको इनकम स्टेटमेंट तो बना ही लेनी चाहिए। चलिए शाबाश। सबसे पहला काम आप ये करें, आप हेडिंग डालिएगा इनकम स्टेटमेंट। वेरी गुड। इनकम स्टेटमेंट अगर आप बनाएंगे तो पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये दो कॉलम्स भी आपको बना लेने चाहिए। इनकम स्टेटमेंट की शुरुआत आप कहां से करना चाहेंगे? ऑब्वियसली सेल से। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि टोटल एसेट टर्नओवर रेशो है 3। इसका मतलब कंपनी की जो सेल्स अचीव होती है वो है 3 मल्टीप्लाइड विद टोटल एसेट्स। हाँ जी। टोटल एसेट्स वो तो आपको गिवन है, बैलेंस शीट में एसेट साइड का टोटल है 2 लाख रुपए। इसका अगर आप 3 टाइम्स कर देते हैं तो 3 टाइम्स हो गया 6 लैक्स। तो कंपनी की जो सेल्स है टोटल एसेट्स का 3 टाइम्स, दैट इज ₹6 लैक्स। चलिए शाबाश। इसमें से आप पहले क्या माइनस करना चाहेंगे? वेल दैट इज द अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन है 40%, जरूर इसका मतलब होगा 40% ऑफ सेल्स। तो आपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, ये है 2,40,000 रुपए। डिफरेंस आपके पास आ गया 3,60,000 रुपए। 3,60,000 रुपए आपने क्या पता कर लिया है? दिस इज द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। कंट्रीब्यूशन में से आप क्या डिडक्ट करना चाहेंगे? वेल दिस इज द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। फिक्स कॉस्ट का अमाउंट आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है? ₹1 लाख। फिक्स कॉस्ट 1 लाख आपने माइनस किया। ऐसा करने से आपको EBIT पता चल गया 2,60,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डेप्ट कैपिटल आपको माइनस कर देना चाहिए। जरा फटाफट कंपनी की जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है आप उसकी लायबिलिटी साइड पे जाएं, जिसमें लिखा है कि 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹80,000। यानी अगर 80,000 रुपए के डिबेंचर हैं और उस पर अगर आप 10% इंटरेस्ट देते हैं, इसका मतलब आपको हर साल 8,000 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट आपने माइनस किया तो डिफरेंस आपके पास आ गया 2,52,000। और ये 2,52,000 आपने क्या पता कर लिया है? दिस इज द अमाउंट ऑफ अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स का रेट चूंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है तो आप इनकम स्टेटमेंट को आगे बढ़ाइए। इस पे 50% टैक्स आप दे दीजिए। 50% टैक्स हो गया 1,26,000।
आपको क्वेश्चन में 50% टैक्स गिवन है, 1,26,000 का टैक्स आपने पे करा, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स भी यही अमाउंट आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, अभी तक प्रेफरेंस कैपिटल का तो कोई केस हमारे सामने आया नहीं। अगर मान लो प्रेफरेंस कैपिटल होता तो प्रेफरेंस डिविडेंड हम यहां से माइनस करते, उसके बाद हमको पता चलता कि नेट इनकम कितनी इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में जाती, तो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स भी हमारे पास आ गया। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, जब आपने इनकम स्टेटमेंट इतने अच्छे खासे लेवल पर बना ली है, तो एक छोटा सा काम और कर दो यार। अगली लाइन में आप मेरे कहने पर लिख दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। भाई आप तो इतने अच्छे बच्चे हैं, आप मेरे कहने से एक छोटा सा काम नहीं कर सकते क्या? अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर इक्विटी कैपिटल लिखा है 60,000 रुपए। एक शेयर अगर 10 रुपए का है, इसका मतलब आपके जो इक्विटी शेयर्स हैं वो हो गए 6,000, 6,000। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप कैलकुलेट करके बताएं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करना चाहेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को इनकम मिलनी है 1,26,000, इक्विटी शेयर्स हैं 6,000, तो 1,26,000 को अगर आप 6,000 से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब पर शेयर अर्निंग हो गया ₹21, 21 रुपए। तो ईपीएस भी आपने कैलकुलेट करके बताया, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। अब क्वेश्चन कहता है कि देखिए हम तो आपसे लिवरेजेस कैलकुलेट करवाना चाहते हैं। हमने कहा जी लिवरेजेस कैलकुलेट करने का काम हो जाएगा, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। तो लिवरेजेस कैलकुलेट करने के लिए मैं जरा अगली स्लाइड का इस्तेमाल करना चाहूंगा। ओके जी, यहां तक आप लोगों ने कॉपी कर लिया है। तीनों लिवरेजेस हम कैलकुलेट करके बताएंगे और हम अल्टरनेटिव फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एग्जिस्टिंग सिचुएशन की डिटेल है, हमने प्रोपोज सिचुएशन के बारे में कुछ बात नहीं करी है, तो अल्टरनेटिव फार्मूला अप्लाई करना हमारे पास ओनली ऑप्शन रह जाता है। ठीक है, मैं जरा अगली स्लाइड पर आ गया। तो पहले तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। फार्मूला इसका हो गया कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ओके, उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे फाइनेंशियल लिवरेज कि जिसका फार्मूला हो जाएगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ईबीसी। लास्ट में आप कैलकुलेट कर लेंगे कंबाइंड लिवरेज, इसका फार्मूला हो जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। परफेक्ट। कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है 3,60,000 रुपए। ठीक है जी, ईबीआईटी का अमाउंट है 2,60,000 रुपए। और ईबीटी का अमाउंट आपके पास कितना है? 2,52,000 रुपए। हाँ जी, आइए जी। सो 36 डिवाइडेड बाय 26, दिस इज 1.3846 अप्रोक्सीमेटली। हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं है कि डेसिमल के बाद आपको कितने डिजिट तक आंसर को लेके जाना है। वेल, जैसा आपका मन करे, जैसा आपका मूड हो, वैसे आंसर दे दीजिएगा। कोई तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ले जाता है, कोई 4 डिजिट तक ले जाता है, जैसा आपको ठीक लगे। ओके देन 260 डिवाइडेड बाय 252, 1.0317 approximately. Okay, 3,60,000 divided by 2,52,000, 1.4286 approximately. वेरी गुड। अच्छा, जहां तक कंबाइंड लिवरेज का सवाल है,
आप इसको एक दूसरे फार्मूले की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड विद फाइनेंशियल लिवरेज। सही है, ऑपरेटिंग लिवरेज 1.3846, फाइनेंशियल लिवरेज 1.0317। तो क्या ये मल्टीप्लीकेशन इसके इक्वल आएगा? 1.3846 मल्टीप्लाइड विद 1.0317। ओके, 1.4285 आ रहा है ये अप्रोक्सीमेटली। आप समझ सकते हैं कि इतना अप्रोक्सीमेशन का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेजेस कैलकुलेट भी करे हैं हमने डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक लेकर गए। हम इससे आगे भी बढ़ सकते थे, लेकिन अगर आप शुरू के 3 डिजिट देखेंगे 0.428 0.428, वो तो एकदम ही सेम है। तो इसका मतलब ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। अच्छा ऐसा है, मैंने आपको आज की क्लास के शुरू में तो बताया था कि मैं आज क्वेश्चन नंबर 8 आपको करवा कर दूंगा, पर अब आखिर में मैं अपने आइडिया को थोड़ा सा बदल रहा हूं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 तो आज की क्लास में नहीं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 मैं आपको आज की क्लास में करवा देता हूं। वो ऐसा क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है? वेल, मैं जरा क्वेश्चन नंबर 18 को स्क्रीन पर लेकर आना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जो कि आपको पेज नंबर 1.10 पर गिवन है। मुझे आपको क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कराकर देने की आवश्यकता है ही नहीं, और ये मैं नहीं कहूंगा, ये आप सब लोग कहेंगे। आप सब लोग कहेंगे कि सर रहने दीजिए, ये क्वेश्चन तो हम खुद ही कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 स्टडी मटेरियल प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें बैलेंस शीट गिवन है। ठीक वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में भी बैलेंस शीट गिवन थी, इसमें भी लायबिलिटी साइड का टोटल 40 लाख, एसेट साइड का टोटल 40 लाख, फिक्स एसेट करंट एसेट की डिटेल्स हैं। ठीक वैसे बैलेंस शीट आपको गिवन है जैसे पिछले क्वेश्चन में भी गिवन थी। इस क्वेश्चन में भी टोटल एसेट टर्नओवर है 3 टाइम्स। इसका मतलब अगर सेल 40 लाख रुपए है, अगर एसेट्स 40 लाख रुपए है, तो सेल इसका 3 टाइम्स होगा। तो 40 लाख को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो गया 1,20,00,000। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर कंपनी में एसेट 40 लाख रुपए की है तो सेल उसका 3 टाइम्स है। आपको लगेगा कि आप पिछला ही क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि फिक्स कॉस्ट है 8 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है सेल्स का 80%। सेल्स गिवन है, 80% वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे ईबीआईटी आएगा, और डेप्ट कैपिटल आपके पास 20 लाख रुपए है डिवेंचर्स, जिस पर अगर आप 15% इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट माइनस करके आपको ईबीटी पता चल जाएगा, टैक्स माइनस करके आपको ईएटी पता चल जाएगा। अगर आप उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करोगे जो कि 1 लाख रुपए हैं, तो आपको अर्निंग पर शेयर पता चल जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन की जो 4 रिक्वायरमेंट है वो कौन सी? वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप ये 4 कैलकुलेशन डील करके बताएं। पहले आप बताएं कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है, फिर ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं क्यों कहूं कि ये आप क्वेश्चन कर लोगे, तो आप कहो कि सर ये तो पिछले क्वेश्चन का रिपीटिशन ही है। तो इसीलिए मैंने जानबूझकर क्वेश्चन नंबर 18 को पिक करा, और ये क्वेश्चन तो मैं अब आपको होमवर्क के नाम पर भी दे सकता हूं। अच्छा, मैं ये भी चाहूंगा, आप जानते हैं कि जो रिविजनरी क्वेश्चन हमारी बुक में है, रिविजनरी क्वेश्चन आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए। पिछली क्लास में मैंने आपको कोई रिविजनरी क्वेश्चन करने को नहीं कहा था। अब मैं चाहूंगा कि आज की क्लास के बाद आप रिविजनरी क्वेश्चन भी करें, और आप जानते हो कि हमारे जितने रिविजनरी क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशंस भी बुक में गिवन होते हैं, लेकिन आप पहले खुद प्रैक्टिस करोगे। इसलिए मेरी इंस्ट्रक्शन ये है कि आज की डेट में आपको करना है रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। आप ये 3 क्वेश्चन
आज की क्लास के बाद पक्का कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये तो खैर आप करोगे ही, साथ ही साथ आप रिविजन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 भी जरूर अटेम्प्ट करिएगा। बहुत अच्छी। तो लिवरेज एनालिसिस की सेकंड क्लास को यहां कंप्लीट करने का टाइम आ चुका है। अभी इस चैप्टर को कंप्लीट करने में मुझे 2 क्लासेस और लगेंगी। टोटल लिवरेज एनालिसिस का चैप्टर मैंने 4 क्लासेस में कंप्लीट करना है। दूसरी क्लास यहां जाकर खत्म हो गई है, बाकी बचेंगी 2 क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं जी। गुड बाय, थैंक यू।